अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एंटीनेटल कॉम्प्लिकेशन पढ़ रहे हैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके अंदर हम फीटल मैल प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अच्छे से करना आप लोगों ने, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो आ जाते हैं। सो फीटल मैल प्रेजेंटेशन, इसका मतलब क्या है? मैल प्रेजेंटेशन का मतलब कि वो जिस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए था उस तरह से प्रेजेंट नहीं किया, तो वो किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए था। तो नॉर्मली आपने याद रखना है कि फ़ीटस की जो प्रेजेंटेशन होती है वो केफालिक होती है, यानी कि मुझे कोई नहीं ड्रॉ करना आता, लेकिन उसका जो हेड रीजन होता है ना वो नीचे की तरफ, और उसका ये जो ब्रीच पोर्शन है एंड देन उसके लिम्स हैं, ये कॉर्डल पोर्शन जो है वो ऊपर की तरफ होता है। सो ये उसकी नॉर्मल पोजीशन है। लेकिन मैल प्रेजेंटेशन जो है वो काफ़ी कॉमन है। इवन बहुत सारी वुमेंस जो हैं जब उनका अल्ट्रासाउंड चल रहा होता है तो ऑलमोस्ट इवन 35-34 वीक्स तक भी बच्चा जो है वो मैल प्रेजेंटेड होता है, क्योंकि विद टाइम जो है amniotic फ्लूइड के अंदर वो घूम घूम के ना अल्टीमेटली उसका जो हेड है वो नीचे की तरफ आ ही जाता है। इसलिए अर्ली प्रेगनेंसी में हम इसके बारे में कंसर्न नहीं होते। लेकिन अगर एक वुमेन 36, 37, 38 वीक्स पे है और अभी तक बच्चा जो है उसने अपने आप को ठीक से अलाइन नहीं किया, उसका हेड नीचे नहीं आया है, नीचे की तरफ इस तरह से इस प्रेजेंटेशन में नहीं आया, तो हम इसे कहते हैं मैल प्रेजेंटेड प्रेगनेंसी है, और उस टाइम हमें कुछ इंटरवेंशंस करनी पड़ती हैं। सो मैल प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि ऐसी प्रेजेंटेशन जो कि कैफेलिक या सेफेलिक जो भी आप पढ़ते हो वो नहीं है। अगर वो कैफेलिक नहीं है तो फिर वो किस तरह से हो सकती है? तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन मैल प्रेजेंटेशन है वो ब्रीच प्रेजेंटेशन है। आपने अक्सर सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं जी मेरा बच्चा या ये फ़लाँ बच्चा तो उल्टा पैदा हुआ था। तो जो उल्टा पैदा हुआ था वो ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है। उल्टा पैदा होने का मतलब है कि उसका ये जो हिप एरिया है या जो उसकी ब्रीच एरिया है वो नीचे की तरफ और हेड जो है वो ऊपर की तरफ होता है। इसको डिलीवर कराना काफ़ी मुश्किल है। हमारी ऑस्की में भी एक स्टेशन होता है और हमसे कराते हुए भी हैं। सो आपने इसको ज़रा अच्छे से समझना है और फिर बाकी चीज़ें जो है वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। सो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन जो है वो हमारे पास ब्रीच प्रेजेंटेशन है। अर्ली प्रेगनेंसी पे हो तो हमें कंसर्न नहीं है, 36, 37 तक हो तब हम थोड़े से कंसर्न हो जाते हैं। ब्रीच के बाद अगर हम देखेंगे तो ओब्लीक प्रेजेंटेशन भी होती है और ट्रांसवर्स भी होती है। जो ट्रांसवर्स है वो इस तरह से होती है और ओब्लीक तो कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। सो ओब्लीक एंड ट्रांसवर्स जो है वो भी कोई इतनी अनकॉमन नहीं है, मिलती हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो है जी हमारे पास ब्रीच प्रेजेंटेशन। अब ब्रीच के अंदर भी अगर हम बात करेंगे तो कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं। आपके बुक के अंदर एक बड़ी अच्छी डायग्राम बनी हुई है। सो पहले उस डायग्राम को भी देखते हैं और फिर इसको समझते हैं कि अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन होगी तो हमने क्या करना है। सो ब्रीच में भी ना आगे फिर 3 तरीके आ जाते हैं। मैं तस्वीर आपकी बुक से आपको दिखाती हूँ। 3 तरह की प्रेजेंटेशन होती है। एक प्रेजेंटेशन ये होती है कि बच्चे का ये हेड है और ये उसका ब्रीच पोर्शन है और उसके लिम्ब जो हैं वो बिल्कुल एक्सटेंडेड है, ठीक है। ड्रॉ नहीं मुझे करना आता, मैं दिखाती हूँ आपसे। तो इसको जो है वो क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंडेड फ्रैंक ब्रीच, यानी इसमें जो लिम्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सटेंडेड होते हैं। सो इट इज़ एक्सटेंडेड फ्रैंक ब्रीच, ठीक है। नंबर 2 ये है कि उसका हेड है और ये इसका ब्रीच पोजीशन है, और यहाँ पे अगर हम लिम्ब देखेंगे तो वो लिम्स जो हैं वो फ्लैक्स हुए हुए होते हैं। मेरी डायग्राम पे हंसना नहीं है, जो लिम्ब उसके फ्लैक्स हुए हुए होते हैं। इस प्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं कि ब्रीच प्रेजेंटेशन विद फ्लेक्शन ऑफ लेग्स। सो लेग्स उसकी क्या हुई हुई होती हैं? फ्लेक्शन हुई हुई होती है। नंबर 3 तो अजीब सी प्रेजेंटेशन होती है। हेड तो ऊपर है उसका और ये उसका ब्रीच पोर्शन है, लेकिन उसका जो फुट है ना वो नीचे को आया हुआ होता है। सो इसको फुटलिंग कहते हैं। ये लीस्ट कॉमन है लेकिन ये काफ़ी डेंजरस है, ठीक है। सो हमने कहा कि एक्सटेंडेड जो है वैसे तो मोस्ट कॉमन इज़ ब्रीच, और ब्रीच के अंदर भी जो ज़्यादा कॉमन है वो एक्सटेंडेड है, लेस कॉमन ये है, और जो लीस्ट कॉमन है वो फुटलिंग है। तो पहले आप ज़रा तस्वीर देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं किस प्रेजेंटेशन की बात कर रही हूँ। सो ये वो प्रेजेंटेशंस हैं डिफरेंट तरह की। अगर आप देखें तो ये ब्रीच प्रेजेंटेशन है ना, इसका हिप रीजन नीचे को है, हेड ऊपर को, और लिम्ब बिल्कुल एक्सटेंडेड है। ये जो है वो फ्लैक्स है क्योंकि लिम्ब इसके फ्लैक्स हैं, और ये फुटलिंग है कि है तो ब्रीच डिलीवरी, लेकिन फुट जो है वो इधर आ गया है, दिस इज़ ट्रांसवर्स, और ये अजीब सी जो है वो ऑब्लीक है। नॉर्मली कैसे होती है? नॉर्मली अगर हम इसको उल्टा कर दें तो वो कैफलिक होती है। सो ये बेटे आपके पास जो है वो ब्रीच प्रेजेंटेशन आ गई है। अब बात ये आती है कि आपने इस ब्रीच पोजीशन को किस तरह से मैनेज करना है। मैनेजमेंट से पहले हम थोड़े से रिस्क फैक्टर या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर की बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या है जो बच्चे को प्रॉन करता है टू के वो इस ब्रीच पोजीशन में प्रेजेंट करें, ठीक है। तो क्या रिस्क फैक्टर हैं जिसने उनको प्रॉन किया हुआ है? मैटरनल साइड पे अगर हम बात करें तो अगर तो फाइब्रॉइड हैं तो वो बच्चे को ठीक से रोटेट होने और पोजीशन में सेट होने नहीं देंगे। फाइब्रॉइड के अलावा अगर मदर के अंदर कोई भी यूट्राइन एब्नॉर्मैलिटी है तो वो भी उसको प्रॉन करती है, और अगर उसकी कोई भी यूट्राइन सर्जरी हुई हुई है, ठीक है। अगर हम फीटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बच्चे के अंदर अगर मल्टीपल जेस्टेशन है यानी ट्विन प्रेगनेंसी है तो भी बच्चे ठीक से रोटेट नहीं हो सकते। बहुत प्री मेच्योरिटी
के लेवल पे आपको डिलीवरी करनी पड़ रही है, मेम्ब्रेन रप्चर हो गई हैं या अर्ली स्टार्ट ऑफ लेबर हो गया, तब भी उसने तब तक खुद को अलाइन नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मोस्टली वो खुद को जो अलाइन करता है 37 वीक्स पे जाके कर लेता है, ठीक है। सो प्री मेच्योरिटी है या फिर जो प्लेसेंटा प्रीविया है जिसमें प्लेसेंटा लो लाइंग होती है, वहाँ पे भी जो उसकी प्रेजेंटेशन है वो ठीक तरीके से नहीं हो सकती। बच्चे के अंदर कोई एब्नॉर्मैलिटी है जैसे कि एनेनकेफली है या हाइड्रोकेफलस है, तो वो भी उसको ठीक से अलाइन होने नहीं देगा। फीटल न्यूरोनल मस्कुलर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें भी सेम यही चीज़ है। और उसके अलावा ओलिगोहाइड्रोमिनो या पॉलीहाइड्रोमिनोज, ये सारी वो सिचुएशन है जो बच्चे को ठीक तरीके से प्रेजेंट होने नहीं देगी, ठीक है। अब हम लोगों ने बात करनी है इंपॉर्टेंट बात कि अगर एक बच्चा ब्रीच पोजीशन में आ भी गया है तो आपने उसको किस तरह से मैनेज करना है, हम उसकी मैनेजमेंट की बात करेंगे, ठीक है। सो मैनेजमेंट में आपने याद रखना है, जब भी आपसे ब्रीच का पूछा जाए तो ब्रीच मैनेजमेंट में 3 तरीके हमारे जहन में आते हैं, ठीक है। नंबर 1 ये होता है कि जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कैफलिक वर्जन। इसकी आपको वीडियो देख लें तो बहुत अच्छा होगा, यूट्यूब पे बड़ी वीडियोस अवेलेबल होती हैं। यानी मदर जो है वो लेटी हुई होती है और बड़ा एक्सपर्ट ऑब्स्टेट्रिशियन होता है। यानी मसला ये है कि उसका ब्रीच नीचे को और हेड ऊपर को है ना, तो वो यूँ आहिस्ता 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 करके बच्चे को पूरा रोटेट करके उसका जो हेड है वो नीचे ले आता है और ब्रीच ऊपर चला जाता है। खैर इतना भी आसान नहीं होता, लेकिन जो अच्छे एक्सपर्ट्स हैं वो कर भी लेते हैं। उसको पहले इसका कुछ प्रोटोकॉल है, उसको भी डिस्कस करेंगे। सो एक्सटर्नल कैफलिक वर्जन यानी आप बच्चे को खुद रोटेट कर देते हो, ठीक है। नंबर 2 ये कि क्या आप उसको वजाइनली डिलीवर कर सकते हो। वैसे तो वजाइनली उसको डिलीवर नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें मोर्टेलिटी का रेट अप टू 3% है, बच्चे की मोर्टेलिटी का रेट। लेकिन कुछ कंडीशंस में जिसमें आपको ब्रीच पता ही नहीं चला, एकदम डिलीवर हो रहा है और आप देख रहे हो नहीं भाई हेड नहीं, ये तो जो है उसका ब्रीच रीजन बाहर आ रहा है, वहाँ पे आप उसको वजाइनली डिलीवर कर सकते हो, लेकिन मोस्टली करते नहीं हैं। तो फिर होता क्या है, तो होता है इनके अंदर इलेक्टिव सी सेक्शन। इनको पहले बता दिया जाता है बीबी आपका बच्चा तोड़ता है तो आपका तो ऑपरेशन ही होगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बाय चॉइस अभी भी वजाइनल डिलीवरी की तरफ जाते हैं, ऑल्दो ये सेफ़ नहीं है। इसमें 3% जो है मोर्टलिटी रिस्क एक स्टडी ने इंडिकेट किया है। और ये मैनेजमेंट हम तब शुरू करते हैं जब 36 वीक के ऊपर वो आ गया है और अभी तक उसकी जो प्रेगनेंसी है वो क्या है, ब्रीच ही है, ठीक है, वो नॉर्मल नहीं हुई है, तो हम इसकी तरफ जाते हैं। अब हमने पढ़ना है जी एक्सटर्नल कैफलिक वर्जन किस तरह से है और उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो क्या कहते हैं। सो एक्सटर्नल कैफलिक वर्जन जो है या सेफलिक वर्जन जो है, इसका बेटे आपने प्री रेक्विजिट बड़े अच्छे तरीके से याद रखने हैं। पहली तो बात है कोई एक्सपर्ट करेगा, ये कोई नाड़ी शाड़ी तो करेगा ही नहीं, ठीक है। सो ऑल्दो ये एक सेफ प्रोसीजर है, ठीक है, और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोसीजर है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बता दी वो यही कि इसको कोई एक्सपर्ट करेगा। और ये करने से बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि पोजीशन चेंज हो जाती है। सो सी सेक्शन यानी इतने बड़े ऑपरेशन को करने का जो चांस है वो 50% तक रिड्यूस हो गया। इसका सक्सेस रेट वेरी करता है लेकिन अप टू 50% है। अब बात ये है कि ये प्रोसीजर कैसे किया जाएगा, इसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या आउटकम्स हैं। ऐसे करते हैं उनको यहाँ पर थोड़ा ऊपर करके साफ़ सुथरा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये आता है और ये आपको आना चाहिए। सो इसके प्रोटोकॉल्स ये हैं कि एक तो बात ये है कि प्रोसीजर आपने 37 वीक से पहले करना ही नहीं है, 37th वीक पे या उसके बाद होगा। नंबर 1 बात ये, ठीक है। आप एक्सटर्नली कैफलिक रोटेशन या वर्जन कर रहे हो, आसान सा प्रोसीजर है। नंबर 2 आपने याद रखना है कि हमेशा इसको कोई एक्सपीरियंस पर्सन करेगा क्योंकि इसमें यूट्राइन रप्चर भी हो सकता है, मेम्ब्रेन रप्चर भी हो सकता है, फीटस की डेथ भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है थर्ड बात ये होती है कि आपने ये प्रोसीजर करने से पहले उसको एक टोकोलिटिक देनी है। टोकोलिटिक जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है, उसमें भी कौन सी ब्लॉकर होती है, नाइफिडोपीन। और ये नाइफिडोपीन क्या करती है, कैल्शियम को ब्लॉक करके उसके स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है, ठीक है। सो नाइफिडोपीन देने के बाद हमने उसकी जो पोजीशन है वो सेट करनी होती है। वो लेफ्ट लेटरली जो है वो वुमेन लेटती है और उसका भी प्रोटोकॉल ये है कि आपने याद रखना है कि वुमेन जो है उसका ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेट ऑलरेडी फुल और ब्लैडर भी फुल हुआ उसको पेन करेगा, ठीक है, और वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। अब आपने विद अल्ट्रासाउंड गाइडेंस यानी अल्ट्रासाउंड की मदद से ही हम ये कर सकते हैं। 2 हाथ यूज़ होंगे, एक हाथ से उसका हेड जो है वो ऊपर जा रहा है और दूसरे हाथ से ब्रीच ऊपर जा रहा है और हेड नीचे आ रहा है और इसको आप अल्ट्रासाउंड पे देख रहे हो, ठीक है। ये एक बड़ा एक्सपर्ट प्रोसीजर है और थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो सकता है लेकिन ज़्यादा पेन है पेशेंट को तो छोड़ दें। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 10 मिनट से ज़्यादा आपने इसको कंटिन्यू नहीं करना है। 10 मिनट्स के बाद इसको छोड़ दें। अगर आपको लगता है कि प्रोसीजर नहीं हो रहा या डिफ़िकल्ट है या पेन ज़्यादा हो रहा है तो भी इसको छोड़ दें। साथ ही साथ आपने फीटल हार्ट रेट जो है उसको भी ट्रेस करना है और आफ्टर प्रोसीजर वुमेन को
डी ज़रूर देना है। अगर वो मदर जो है वो रिएसेस नेगेटिव है तो आपने उसको एंटी डी भी ज़रूर देना है। तो ये एक आसान सा प्रोसीजर है एक्सटर्नल कैथलिक वर्जन। सो आई होप कि आपको ये समझ आया हो। ये सारे प्रोटोकॉल्स में से क्वेश्चन आ रहे होते हैं तो इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, उसके बाद उसको क्या एजेंट देना है, कितने मिनट्स तक करना है, इसके आफ्टर उसको क्या देना है, एंटी डी देना है। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और आपने समझनी भी है और याद भी रखनी है। अगर आप ये तस्वीर देख लें तो इस तरह से कर रहे होते हैं, ठीक है, कि ये इसकी जो ब्रीच पोजीशन नीचे को है हेड ऊपर को है, तो ये किस तरह इसको रोटेट कर रहा है उधर से नीचे, और यहाँ से बच्चा ऊपर जा रहा है और ये इसने रोटेट कर लिया है। ठीक है, इसको को वीडियो भी देख लेना, आपको और अच्छी समझ आ जाएगी। अब ये जो चीज़ लिखी हुई है बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पेपर में ज़रा आ भी जाती है, लिखने को पूछ भी लेते हैं कि कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है वो उसकी क्या है। कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि अगर बच्चे को ना कोई भी मसला है, हाइड्रोकेफलोस, उसके सर में पानी है, आप उसको रोटेट नहीं कर सकते हो, प्लेसेंटा प्रीविया लो लाइन प्लेसेंटा है फिर भी नहीं करोगे, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, ओलिगो या पोली जिसमें amniotic फ्लूइड ठीक नहीं है तब भी अटेम्प्ट नहीं करोगे, कोई हेमरेज की हिस्ट्री है, पहले सी सेक्शन या उसकी सर्जरी हुई है यूट्रस की, तो इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेगा, यूट्राइन रप्चर हो सकता है। 2 प्रेगनेंसीज हैं, मल्टीपल हैं तो भी नहीं। अगर उसको हाइपरटेंशन या प्री क्लम्शिया है या उसका वैसे इरादा है कि उसने नॉर्मल तो डिलीवरी करानी ही नहीं है, वो सी सेक्शन में जाना चाहती है, तो भी आप ये नहीं करोगे क्योंकि फिर इसको करने का फ़ायदा ही नहीं है। और इसके साथ रिस्क जो है वो क्या हो सकते हैं कि प्लेसेंटा एब्रप्ट कर सकता है, मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है, कॉर्ड एक्सीडेंट हो सकता है, उसके अलावा कोई हेमरेज जो है वो हो सकता है ट्रांसप्लेसेंटल, और फीटल ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चे का हार्ट रेट जो है वो आप मोनिटर करें। तो अब अगर आपने ECG कर लिया और वो फेल हो गई है तो आपका मोड ऑफ डिलीवरी मोस्टली जो है वो सी सेक्शन ही है। लेकिन बाय एनी रीज़न अगर वुमेन सी सेक्शन नहीं करवाना चाहती है, कोई और कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो हम वजाइनल डिलीवरी की तरफ जा सकते हैं। उसमें प्रॉपर प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि वजाइनल डिलीवरी जो है अगर होनी है एक ब्रीच की तो वो किस तरह से होगी, पहले क्या बाहर आएगा, किस तरह से आपने उसको प्रोसीड करना है। ठीक है, लेकिन मोस्टली ये रिकमेंडेड नहीं है, रिस्क लेने वाली बात है। मोस्टली ब्रीच में जो आपका मोड ऑफ डिलीवरी या चॉइस ऑफ डिलीवरी होता है वो सी सेक्शन ही है। इसमें से कोई इंसान कोई क्वेश्चन तो पूछ लें, ये अच्छे से करना है। ये भी इसके जो रिस्क फैक्टर अभी पढ़े हैं और इसकी जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस पढ़ी हैं वो भी। ठीक है।